हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल वीकेंड क्लास चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड का जो टारगेट 2021 सीरीज है उसके पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर के चौथे और अंतिम पार्ट के बारे में। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द कोल्ड वॉर एरा। और ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो उभरा इन द आफ्टरमैथ ऑफ कोल्ड वॉर, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। First of all, we will talk about the role of the NAM countries. The non-aligned member countries, they were not mere mediators during the Cold War era. They were something more than that. Now, first talk about the challenges which the NAM countries faced. अब इसमें जो majority of the countries थी NAM की, they were least developed countries and they were termed as LDCs. तो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि ये अपने आप को इकोनॉमिकली और डेवलप करें, और खुद जब ये इकोनॉमिकली और डेवलप होंगी तो इसकी सहायता से जो उनकी जो जनता है उनको पॉवर्टी से ऊपर इरेडिकेट करें, और इसके लिए उन्हें एंटी पॉवर्टी मेजर्स लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत जरूरी था इन कंट्रीज के लिए। और बिना सस्टेन डेवलपमेंट के एक फ्रीडम के जो कंसेप्ट है, ट्रू फ्रीडम का जो कंसेप्ट है, इट कैन नॉट बी रियलाइज्ड विदाउट सस्टेन डेवलपमेंट। अब इसी से जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है, इसका जो आइडिया है वो भी इसी से क्रॉप अप हुआ। तो द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म था NIEO, ओरिजिनेटेड विद दिस रियलाइजेशन। अब एक संस्थान था UNCTAD जो कि एस्टैब्लिश हुआ and it was under the aegis of UNO only। तो उसकी जो रिपोर्ट 1972 में आई थी जिसका टाइटल था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, उसमें कुछ रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए। एंड व्हाट वर दोज रिफॉर्म्स? उनमें पहला था कि ये जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल दिया जाए, क्योंकि दोहन है वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज काफी हद तक कर चुकी थी। नाउ सेकंड, उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज का जो मार्केट था, द ह्यूज मार्केट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, दैट शुड बी प्रोवाइडेड एक्सेस टू द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज सो दैट दे कैन सेल देयर फिनिश्ड गुड्स। और ये जो ट्रेड होगा ये किसके लिए बेनिफिशियल होगा? ये इन LDCs के लिए। इसके अलावा रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। ये कैसे होगा? जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो पॉसिबल होगी। मतलब ये भी एक्सपेक्ट किया गया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो भी उसका ट्रांसफर करें, सो दैट दे कैन यूज द टेक्नोलॉजी। द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, दे कैन यूज दैट टेक्नोलॉजी और रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। इसके बाद जो फोर्थ आता है, दे कैन प्रोवाइड दैट फोरम to the least developing countries so that they may play a greater role in international economic institutions। लेकिन धीरे धीरे the nature of non-aligned movement ये चेंज हो गया and it gave greater importance to economic issues। जब पहली बेलग्रेड समिट हुई थी 1961 में NAM की, तो इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। बायलैटरल इश्यूज और जो कंट्रीज थी उनकी जो प्रॉब्लम्स थी जो वे फेस कर रही थी, दैट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमिक इश्यू जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एंड बाय मिड 1970s इट बिकेम अ मेजर फैक्टर। इसके वजह से NAM जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बनकर उभरा। बट बाय द लेट 1980s ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था, इट फेल्ड। इसका जो इनिशिएटिव था इट फेल्ड और फेडेड, मतलब ये एक तरीके से धुंधला गया। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने एकजुट होकर के इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और इससे ये जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी वो अपनी यूनिटी को कायम करने में बहुत उन्हें स्ट्रगल हुआ। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया और कोल्ड वॉर में इंडिया के रोल के बारे में। अब एज ए लीडर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, भारत का जो रिस्पांस था कोल्ड वॉर के प्रति ये दो तरीके का, इट वॉज टू फोल्ड।
at one level it had to carry in staying away from the two alliances. मतलब जो ये दो alliances थी, एक सोवियत और एक यूएस, दोनों से इसको दूर भी रहना था. और दूसरा, it raised its voice against the newly decolonized countries becoming part of the alliance. क्योंकि कुछ जो नई नई कंट्री जो इंडिपेंडेंट हुई थी वो इन अलायंस का पार्ट बन रही थी, तो उन्होंने, इंडिया ने इसका भी मुखर विरोध किया. अब जो इंडिया की जो पॉलिसी थी वो नहीं नेगेटिव थी और नहीं पैसिव थी. नेहरू रिमाइंडेड द वर्ल्ड दैट जो भारत की जो पॉलिसी थी वो भागने की नहीं थी. इट वाज नॉट अबाउट फ्लीइंग अवे. भारत जो है विश्व की जो अफेयर्स थे, जो घटनाएं थी, घटनाक्रम था, उनमें इंटरवीन करने की काफी इच्छुक था. क्यों? ताकि जो कोल्ड वॉर की जो राइवलरीज थी, जो कोल्ड वॉर में कंट्रीज जो इन्वॉल्व थी, उनकी जो राइवलरीज थी उनको सॉफ्ट किया जा सके. और इंडिया ट्राइड टू रिड्यूस द टेंशंस and differences between the alliances and thereby prevented differences from escalated into full scale war. और इस तरीके से उसने जो ये डिफरेंसेस थे उनको रिड्यूस करके कई ऐसे कंट्रीज थी जिनके बीच में उन्होंने डिफरेंसेस रिड्यूस किया और छोटे मोटे विवाद को एक पूरा युद्ध बनने से रोका. ये भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी. इसके अलावा भारत की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे जो कि कोल्ड वॉर में हुआ था, कोल्ड वॉर राइवलरी में, कोरियन वॉर में, वो बहुत ही सराहनीय थे. इंडिया ऑल्सो ट्राइड टू मोबिलाइज सपोर्ट ऑफ दोज रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विच वेर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस अलायंस. इसके अलावा भारत ने उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी साथ लेने का काफी कोशिश की जो इन दोनों अलायंसेस के साथ नहीं थे. और उनमें से सबसे बड़ा कौन सा था? कॉमनवेल्थ. तो नेहरू ने कहा कि कॉमनवेल्थ शुड बी ए जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिव नेशंस. जो उनकी जो परिकल्पना थी कॉमनवेल्थ के बारे में, ये थी कि इट शुड बी ए जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिव नेशंस. अब नाम जो है भारत को कैसे सूट किया? हाउ डिड इट सर्व इंडियाज इंटरेस्ट? फर्स्ट, भारत को इसने अलाउ किया कि इट कुड take international decisions and instances that served its interest rather than the interest of its superpowers and the allies. तो इसने ये स्टैंड दिया कि भारत अपने डिसीजन खुद ले सके, प्लस इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंड ले सके, और सुपर एलाइज जो इसके सुपर पावर्स जो थे उनका इंटरेस्ट जो है वो सर्व न करे और न ही उनका एक एलाई बनकर रह जाए. दूसरा, भारत को बैलेंसिंग पावर बनने का मौका मिला. इफ इंडिया फेल्ट इग्नोर्ड और अनड्यूली प्रेशराइज्ड बाय वन सुपर पावर, इट कुड टिल्ट टुवर्ड्स द अदर. तो मतलब सत्ता का जो संतुलन था वो बना रहता था. मान लीजिए लगा कि एक जो ओर से काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो दूसरी ओर की हल्का सा टिल्ट हुआ तो दोनों की ओर बराबरी हो जाती. तो सत्ता का जो संतुलन है वो हमेशा बना रहता था. तो इस प्रकार जो दोनों ही अलायंस थे, दे कुड नॉट टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड, और नहीं इंडिया को बुली कर सकते थे. अब इसके अलावा भारत की जो पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, इट वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन टू काउंट्स बेसिकली. दो मुद्दों पे भारत की जो पॉलिसी है वो ज्यादातर क्रिटिसाइज की गई, हालांकि कई और थी, लेकिन दो मेन मुद्दे थे. क्या? पहला था कि भारत की जो नॉन अलाइनमेंट था, जो विश्व में देशों थे, उन्होंने बोला कि ये अनप्रिंसिपल्ड था, क्योंकि भारत जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे कभी भी फर्म स्टैंड नहीं लेता था. जब कोई बात आती थी तो वो कह देता था कि इट्स आवर नेशनल इंटरेस्ट. इन द नेम ऑफ परसुइंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया, इट सेड, ऑफन रिफ्यूज टू टेक अ फर्म स्टैंड ऑन क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज. मतलब इंटरनेशनल इश्यूज पे भी वो अपने राष्ट्र हितों से समझौता करने को तैयार नहीं था. दूसरा जो क्या कहते हैं आक्षेप भारत पे क्या लगता था कि India's stand was inconsistent and took contradictory postures. मतलब जो इंडिया का स्टैंड था वो काफी इनकंसिस्टेंट था. मतलब जो विचारधारा, जो नॉन अलाइंड की जो विचारधारा थी उससे इनकंसिस्टेंट था. खासकर और लोग देशों को इस बात के लिए क्रिटिसाइज करने के लिए वो कि जो उसी के साथ इंडिपेंडेंट हुए थे कि वो एक न एक अलायंस को
के पक्ष में जा रहे हैं, भारत ने 1971 अगस्त में तत्कालीन सोवियत संघ के साथ 20 साल की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की। अब ये खासकर जो बाहरी देशों के द्वारा इन्होंने इस चीज को रिगार्ड किया कि भारत जो है सोवियत अलायंस सिस्टम में का इस ट्रीटी के माध्यम से एक हिस्सा बन गया। जबकि उस वक्त भारत जो है पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था जिसकी वजह से बांग्लादेश बना, तो उसके वजह से भारत को डिप्लोमेटिक और पॉसिबली मिलिट्री सपोर्ट की आवश्यकता थी, लेकिन विश्व ने इस चीज को नहीं समझा और भारत ने यह भी किया कि भारत ने यूएस से भी अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने देखा कि नॉन अलाइनमेंट एज अ स्ट्रेटेजी इवॉल्व्ड इन द कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट। अब इसके बाद जो है इसी में हमने देखा कि नॉन अलाइनमेंट कंटेंट सम कोर वैल्यूज एंड एंड्यूरिंग आइडियाज। तो इसमें जो मेन क्या था, इट वाज बेस्ड ऑन अ रिकॉग्निशन दैट डीकोलोनाइज्ड स्टेट्स शेयर अ हिस्टोरिकल एफिलिएशन एंड कैन बिकम अ पावरफुल फोर्स इफ दे कम टुगेदर। मतलब संघीय शक्ति अगर साथ में आ जाए तो एक फोर्स बन सकते हैं। इट मेंट दैट द पुअर एंड ऑफन वेरी स्मॉल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड need not become followers of any of the big powers, that they can pursue an independent foreign policy. It was also based on a resolve to democratize the international system by thinking about an alternative world order to redress existing inequalities. और ये जो core ideas थे NAM के, it remained relevant even after the World War ended. तो फ्रेंड्स, इसके साथ जो है आज हम लोग जो पहला चैप्टर है द कोल्ड वॉर एरा पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का, उसको एंड करते हैं। इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल कम विद सम अदर टॉपिक एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।